हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। और आपको जैसे कि पता होगा, इससे पहले वाले जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। प्लस ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं बच्चों, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर पढ़े हैं, देन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ा है। तो उन सभी चैप्टर्स में जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते थे, वो जो करंट हुआ करता था वो डायरेक्ट करंट हुआ करता था, एक कांस्टेंट वैल्यू वाला करंट हुआ करता था। या अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वो जो वोल्टेज होती थी वो फिक्स वोल्टेज की हम बात करते थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ेंगे, जो उससे ज़्यादा यूजफुल है और जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात बताऊं आपको तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो सीबीएसई सैम्पल पेपर देखा गया इस साल, उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में, और एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से दे रखा है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके इस साल जो है सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। अगर मैं इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो ये जो है आपका 5 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल मिल सकता है, इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही मिल सकता है। और जो बाकी टॉपिक्स है वो 1 1 मार्क इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझते हैं कि भाई देखो, ये ऑल्टरनेटिंग वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमने फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी पढ़ी हैं फिजिक्स में, चाहे वो प्रेशर है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, करंट है, चार्ज है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि अगर किसी क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली टाइम के साथ, और वो रिपीट भी हो रहा है वैल्यू वाइज एक फिक्स टाइम के बाद, और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, इस टाइप की क्वांटिटी को हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करेंगे, या तो हम करंट की बात करेंगे या वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, सिर्फ बेसिक्स के लिए होगा, या आपके बाकी टॉपिक्स को अच्छा पढ़ने के लिए होगा, मैं आपको बता दिया करूंगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू या जिसको मैग्नीट्यूड हम बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, और वो अपनी डायरेक्शन भी रिपीट करती है। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से मैं अगर करंट की ही बात करता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में हमने करंट को पढ़ना है। तो अगर हमने देखा भाई करंट की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रहा है, तो मैंने इस एक्सेस पर टाइम दिखाया और यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू दिखाई, लेटर से आई। तो ये नीचे वाला एक्सेस हमने बनाया, अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो मैं उसको माइनस आई बोल दिया करूंगा। ठीक है। तो अब आपसे बोला भाई करंट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, और लेटेस्ट एक ग्राफ जो है कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास मिल रहा है, तो इसका मतलब आप देखें करंट की कोई एक वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, करंट की वैल्यूज चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर आप इसी ग्राफ को देखो तो आपको पता लग रहा है भाई इस पॉइंट पे करंट जीरो है, थोड़ी देर बाद करंट की ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, और यहाँ आके करंट की तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फिर करंट डिक्रीज होता होता जीरो आ गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में देखो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो भी है। तो इस तरह का जो करंट है, आप देखिए जिसका ग्राफ है इस तरह का है। ये जो ग्राफ है ये हमारा साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का जिसको बोल देते हैं। इवन जिसका ग्राफ कोस थीटा का हो, या माइनस साइन थीटा का हो, या माइनस कोस थीटा को, ये सभी क्वांटिटीज आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है। ठीक है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में यहाँ करंट को दिखाया, हम वोल्टेज को भी सेम ऐसे हैं। अब चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में और डायरेक्ट करंट के बीच में। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं, और डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में हम डीसी बोलते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे पहले डीसी करंट वो होता है जिसमें क्या है, मैं आपको बोलूं भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और टाइम के साथ उस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, प्लस वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा। लेटर से एक सर्किट है, ठीक है, उसमें जो करंट है वो ए से बी जा रहा है, तो पूरे टाइम तक करंट ए से बी ही जाता रहेगा। तो आपसे बोलूं तो उसकी बच्चों जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। और पोलैरिटी भी कांस्टेंट है, मींस वो चेंज नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं पहले ए से बी गया फिर बी से ए गया, नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए इस करंट को, डीसी करंट को हम यूनी डायरेक्शनल करंट बोलते हैं, बिकॉज वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब बात करें फ्रीक्वेंसी की बच्चों, फ्रीक्वेंसी उस चीज की होती है जो वेरी करे, जो रिपीट हो। ये तो हो नहीं रहा, इसकी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डीसी की वो जीरो होती है। ये आपने याद रखना है 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डीसी की जीरो होती है। वहीं आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे। अगर आपसे बोल दूं भाई हमने देखा कि किसी वायर में जो करंट है, लेटर से ए से बी में हमने कोई करंट फ्लो करवाया, और उस करंट की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है,
साथ में वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। मान लीजिए इनिशियली वो ए से बी गया, फिर वो बी से ए गया, फिर वापस से ए से बी जा रहा है, बी से ए, इस तरह से वो बार बार अपनी पोलैरिटी भी चेंज कर रहा है और वैल्यूज भी चेंज कर रहा है। लेकिन एक खास बात है, वैल्यूज एक मैक्सिमम से लेके और एक मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करती है। लेट अस से ये जो वैल्यू है प्लस आई नोट मैं लिखता हूँ बच्चों, और इस नीचे वाली वैल्यू को मैं माइनस आई नोट लिखता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वैल्यू है वो माइनस आई नोट से लेके प्लस आई नोट के बीच में ही है। ठीक है, रिपीट हो रही है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, पोलैरिटी भी चेंज हो रही है बच्चों, वैल्यूज भी चेंज हो रही है। इस तरह के करंट को हम एसी करंट बोल देते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है पीरियडिकली। अच्छा, बात यह है कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं। एसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास होता है एसी जनरेटर, वहीं डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारे पास डीसी जनरेटर होते हैं अलग से। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फोन की या जो भी नॉर्मल बैटरीज हम यूज करते हैं या जो सेल यूज करते हैं, इवन जो सोलर पैनल्स आपने देखा होगा घरों में लगते हैं, वो सब डायरेक्ट करंट बनाते हैं। अब आता है एसी को कन्वर्ट करने के लिए। देखिए हम सबके घर में इन्वर्टर्स लगे होते हैं, किसी इंस्टेंट पे हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, तो क्या होता है जनरली जब हमारे घर में करंट आ रहा होता है, या मैं बोलूँ वोल्टेज अप्लाइड है हमारे घर में, मेन जो है सप्लाई से आ रहा है, तो क्या होता है एक्सेस जो है उसको हम स्टोर करते रहते हैं बैटरी के अंदर। अब बैटरी तो डीसी स्टोर करती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, जो एसी आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर देता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं आपने लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर पढ़ा होगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। ओके, अच्छा एक और डिवाइस भी है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है, डीसी को एसी में, यहाँ लिखा गया गलत, दोनों काम करता है, वाइस वर्सा है ये जो। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट वाला डिवाइस ओसिलेटर होता है, एक ओसिलेटर नाम से डिवाइस होता है। एसी करंट को हम ट्रांसफॉर्मर नाम के इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वेरी कर सकते हैं, मींस वोल्टेज कम ज़्यादा करना हो वी कैन यूज ट्रांसफॉर्मर, लेकिन डायरेक्ट करंट पे ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं होता। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक एसी डिवाइस है, मतलब एसी पे काम करने वाला डिवाइस है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये कुछ आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, ये सब जो है ये ऑल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल्स हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ ग्राफ आपका साइन कोस ही नहीं होता, और भी होते हैं। जैसे इस पहले डायग्राम में देखें, अगर इस एक्सिस में मैं करंट की वैल्यू लिख रहा हूं किसी इंस्टेंट पे, और यहाँ टाइम दे रखा है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो बच्चे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, लेटर से मैक्सिमम वैल्यू को आई नोट लिख रहे हैं, फिर वो डिक्रीज होता गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, माइनस आई नोट लिखा। तो इस तरह का जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ होता है, इसको हम साइनोसोडियल एसी बोल देते हैं। ठीक है, कोस का ग्राफ होता है तब भी साइनोसोडियल ही बोला जाता है। यहाँ इस डायग्राम में देखें करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ आपको स्क्वायर शेप में वेरी करती हुई दिख रही है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहे हैं, इसको स्क्वायर एसी बोलते हैं, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही है और साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये आप देखिए ग्राफ यहाँ पर, ये साइन का ग्राफ नहीं, आपको ट्रायंगल जैसा लग रहा है, इसको ट्रायंगुलर एसी बोलते हैं। इसको सॉ टूथ, क्योंकि आपने देखा होगा जो सॉ होता है आर ई जिसको बोल देते हैं, उसके जो टूथ्स रहते हैं, टीथ्स रहते हैं, वो आगे से ऐसे शार्प रहते हैं, आपने देखा होगा जो कारपेंटर यूज करता है इस तरह का बना रहता है उनके पास। ठीक है, सो आगे से इस तरह से दिखता है, ये सब एसी है, लेकिन हमें इन सबको नहीं पढ़ना, हमारे जो कोर्स के अंदर सिर्फ ये फर्स्ट वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कौन कौन से हम बनाएंगे। देखिए अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये जो ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ होता है, और अगर यही ग्राफ नीचे से स्टार्ट कर दीजिए इस तरह से, ये आपका माइनस का साइन का ग्राफ होता है, थीटा अगर मैं लिखूँ तो। और अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ को, तो ये आपका कोस थीटा का ग्राफ होता है, और अगर यही नीचे से स्टार्ट किया मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये हमारा होता है माइनस कोस थीटा का। तो हम ये चार ग्राफ यूज करेंगे हमारी अपकमिंग ये जो वीडियो है उसके अंदर। देखिए चार में भी मोस्ट प्रोबेबली सबसे नंबर 1 वाला ही यूज होंगे, लेकिन ये चारों ग्राफ जो है इनको साइनोसोडियल एसी बोलते हैं। ठीक है, साइनो का मतलब सिर्फ साइन वाला नहीं होता, इन चारों एडिशन को साइनोसोडियल बोलते हैं। तो हम इनका यूज करेंगे एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, चलिए हम अब रिप्रेजेंट करते हैं पहले आई को और वी को। अब मैंने आपसे कहा भाई जब हम आई और वी को रिप्रेजेंट करना है, मींस मुझे करंट और वोल्टेज को एक फॉर्मूले में लिखना है, मुझे उसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो मैंने देखा भाई हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी तो वैल्यू भी बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है, तो मुझे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ऐसे फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जो वेरी हो। तो हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स से हेल्प लिया, हमने बोला यार मैथ्स तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो पेरियोडिक हो, जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो, जिसकी वैल्यू। तो मैथ वाले बोले यस, हमारा जो साइन थीटा होता है और हमारा जो कोस थीटा होता है दोनों ही, साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक वेरी करती है, इवन ऐसे ही कोस की वैल्यू -1 से लेके +1 वेरी करती है, और रिपीट होती है एक फिक्स इंटरवल के बाद। जैसे साइन की जो वैल्यू 0 पे है वो आपको 360 पे भी डिटो मिलेगी, 720 पे मिलेगी, इस तरह से 90 वाली वैल्यू 270 पे मिलेगी।
तो रिपीट भी होती है हमारी और पोलैरिटी भी चेंज होती है। तो साइन और कोस जो है इन दोनों को हम हार्मोनिक या पेरियोडिक फंक्शन बोल देते हैं, साइन या कोस को, ये मैथ्स में हमने सीखा है। तो क्यों ना अगर मुझे इस चैप्टर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट को या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इनका यूज कर लेता हूं, क्योंकि ये क्या है, इनकी वैल्यूज भी रिपीट होती हैं, तो इनसे इजी हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले एक चीज और देखो, एक टर्म होती है ओमेगा। ओमेगा शायद आप सबको पता है, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा को बच्चों ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। तो कहीं पर तुम्हें साइन थीटा की बजाय साइन ओमेगा टी मिल जाए तो भाई कंफ्यूज मत होना, ऐसे लिखा गया। तो हमारे जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है भाई, हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं। अब हम उसका जो इक्वेशन है वो साइन वाला भी यूज कर सकते हैं, कोस वाला भी। तो कैसे लिखते हैं, देखो आई मींस करंट की वैल्यू किसी टाइम पे इज इक्वल्स टू आई नोट करंट की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम पीक वैल्यू भी बोल देते हैं, साइन क्योंकि ये उसका ग्राफ बताएगा, और ओमेगा टी आपको पता है थीटा की वैल्यू है। हाँ, आप चाहो तो कोस का भी यूज कर सकते हो, कोस ओमेगा टी। दोनों में क्या फर्क है, साइन वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और कोस का ग्राफ आपका पहले से ही मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, अब जब ग्राफ को बनाएंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो जैसे इस ग्राफ में इस एक्सिस पे मैंने करंट की वैल्यू दिखाया, इसके बिल्कुल अपोजिट एक्सिस पे भी हम करंट की वैल्यू ही दिखाएंगे। क्या फर्क है दोनों में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, नीचे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ उसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी को इंडिकेट करता है, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखो तो हमने यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब जनरली क्या है, मैं जब दिखाऊंगा यहाँ टाइम तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम मानते हैं कि लेटर से एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टी है, तो मैं जो कैपिटल टी है उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइम पीरियड बोल दूंगा, ठीक है, एक को लगने वाला जो टाइम है। तो अगर मैं एक साइकिल को देखूंगा उसमें बच्चों में इन 4 पार्ट्स होते हैं, तो इस टाइम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो जो पहला हमारा पॉइंट है ये 0 हुआ, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम बोलेंगे t/4। t/4 क्यों, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में किया, तो यहां तक हो गया t/4। अब ये जो है यहां तक 2 ऐसे पार्ट आ गए, तो 2 टाइम्स t/4, 2 टाइम बाई t/4, इसको सिंपली t/2 लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने लिखा t/2। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स t/4, तो ये देखो 3t/4, और नेक्स्ट हमारा 4 टाइम्स t/4, तो ये हमारा t आ गया। और अगर नेक्स्ट पॉइंट मुझे दिखाना हो तो क्या लिखूंगा मैं, 5t/4, देन 6t/4, 7t/4, 8t/4, मतलब t/4 का मैंने एक छोटा इंटरवल लिया, इसके मल्टीपल में लिखता जाऊंगा, तो ये टाइम को दिखाने के लिए है। अच्छा, आप उस साइन की ग्राफ की बात करो बच्चों, देखो तो जो वैल्यूज है साइन की चेंज होती होती, यहाँ आ गई मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, या इसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं। फिर वापस से 0 हो गया, फिर दूसरी तरफ पीक वैल्यू आई, फिर 0, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये साइन का ग्राफ ऐसा होता है। वहीं कोस के ग्राफ की बात करें तो वो पहले ही मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, एम्पलीट्यूड से, फिर वो डिक्रीज होता गया, फिर 0 आ गया, फिर दूसरी तरफ हाईएस्ट हुआ, फिर 0, चलता जाएगा चलता जाएगा। और यहाँ पर भी देखो इस पॉइंट को हम 0 बोलेंगे, इसको t/4, t/2, 3t/4, t, इसको क्या बोलेंगे बताओ जरा, 5t/4, देन उससे नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए तो 6t/4, जिसको हम सिंपली 3t/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सोन चलता जाएगा। अच्छा, मान लो माइनस का यहाँ सिंबल आ जाए तो इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना। और यहां पर भी अगर इस फॉर्मूले में माइनस का लगा दे तो क्या होगा। अब जैसे मैंने आई का इक्वेशन बनाया, हम वोल्टेज का भी इक्वेशन बना सकते हैं। मैं वोल्टेज को लिख सकता हूं v0 साइन ओमेगा टी। इसी तरह से अगर मैं कोस की टर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं v0 कोस ओमेगा टी, ठीक है बच्चे। अच्छा, जनरली एक चीज और देखें कि बच्चों ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम t0 लेके चल रहे हैं, ये भी यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां पर आपको ये सिंपली दिख रहा है। मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, जैसे लेटर से मैंने लिखा बच्चों i इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। थोड़ी सी चीजें आप सब बच्चों को एकदम से क्लियर होनी चाहिए। ये जो चीज होती है बच्चों, इस चीज को बोला जाता है फेज। क्या बोला जाता है, फेज, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे लिख दूं, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 0 लिख देता हूं मैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज इंडिकेट करता है कि भाई जो ग्राफ बनाना है वो आपने t0 के हिसाब से बनाना है। हाँ, अगर आपको यहाँ साइन दिख रहा है तो ग्राफ यहाँ से ले जाओ आप, और अगर आपका कोस होता यहाँ पर साइन की जगह कोस होता तो आप ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता। लेकिन कुछ केसेस में मैं, हाँ, आपको 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको ऐसा भी मिल सकता है, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ एंगल दिया हो सकता है।
ठीक है, अगर ऐसा दे रखा हो तो समझ जाइएगा बेटा ये आपका इस बार इनिशियल फेज 0 नहीं है, ये आपका इनिशियल फेज होगा, ये जो भी एंगल की वैल्यू होगी। अच्छा एक एग्जांपल से बताता हूँ इनकी वैल्यू का। अब लेटर से मैंने लिखा I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन, अच्छा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो मैंने एक बार माइनस का एग्जांपल ले लिया, और माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को मैं π/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखा मिल गया। तो मैं थोड़ा कन्वर्जन भी याद दिलवा दूं पुराना, देखना बच्चों पाई रेडियन जो होता है वो आपका 180 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, इससे आप किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मुझे 90 चाहिए तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी याद रखना, जो पूरा साइकिल होता है ना, पूरा साइकिल जो है कंप्लीट साइकिल, उसको हमेशा कंपेयर करो आपका 2 पाई के साथ, या जिसको मैं बोलता हूँ 360 डिग्री। और अगर आपका हाफ साइकिल है उसको कंपेयर करो पाई के साथ या 180 डिग्री के साथ। और अगर आपका 1/4 है मतलब उसका भी हाफ पार्ट है, तो π/2 या जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा बच्चों। अब देखो इसमें मैंने लिखा ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी साइन का ग्राफ नॉर्मल ऐसे होता है। अब उसमें से माइनस करना है π/2 मतलब उसका 1/4 माइनस कर दो। अब अगर नॉर्मल ग्राफ ऐसा था हमारा बच्चों इस तरह का, तो इसका इतना पार्ट मुझे कम करना है उसमें से। अगर मुझे इतना कम करना है तो यानी ये लेना ही नहीं है मुझे, और अगर मैं ये नहीं लूंगा तो ये पार्ट मॉडिफाई होके कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ बन गया कुछ इस तरह से। तो यानी इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब बोलोगे सर ये तो आपका कोस वाला हो गया, अरे बिल्कुल, साइन 90 माइनस सॉरी साइन थीटा माइनस 90 आपका कोस थीटा ही तो बन जाता, तो इसलिए कोस का ग्राफ बन गया। और अगर यही प्लस का होता, मान लीजिए ऐसे लिखा मिलता आपको ओमेगा टी प्लस π/2, तो जो एक इसका ग्राफ बनता, तो क्या होता बच्चों, इतना मुझे ऐड करना पड़ता, मतलब मुझे इतना पार्ट यहाँ वाला एक्स्ट्रा और लाना पड़ता, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से चलता, इसका ग्राफ ऐसा बन जाता, क्योंकि ये बन गया आपका माइनस कोस थीटा, इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से कितने भी एंगल वाइज हो सकता है कुछ कंडीशंस में। ओके, जब हम इक्वेशन लिख रहे थे, अगर आपको याद होगा, मैंने एक नॉर्मल इक्वेशन लिखा I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस कुछ हो भी सकता है। ठीक है, आपको ज्यादातर तो 0 ही मिलेगा, लेकिन लेट अस सपोज कुछ दिया हो तो ये जो आई नोट लिखा गया ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसी का। ठीक है, किसी भी दोनों साइड में वैल्यू तो इक्वल ही होती है। हाँ, इसको हम पीक वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने नाम एम्पलीट्यूड दिया ही है करंट का, क्योंकि जब मैं करंट की बात कर रहा हूं और अगर मैं वोल्टेज की बात करता तो सेम ऐसे डिफाइन कर लेते। देन आता है नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या भाई, अगर आप उसका ग्राफ देखो तो यहां से लेटर से स्टार्ट हुआ, तो एक कंप्लीट साइकिल या एक कंप्लीट जो है उसको वेरिएशन करने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को जनरली हम टी से दिखते थे, आपको याद होगा इसी के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए थे, T/4 कर करके। देन आता है फ्रीक्वेंसी, भाई एक सेकंड में कितनी ऐसे साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यूनिट इसका या तो आपको साइकिल पर सेकंड ही मिल जाएगा, या आपको मिलता है हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया के अंदर जो ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और वहीं यूएसए के अंदर जो बनता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन हमारे जो इंडिया में एसी जो बनता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 220 वोल्ट होती है, वोल्टेज की अगर मैं बात करूं। और वहीं अगर हम बात करें यूएसए जैसी कंट्रीज के अंदर, तो वहाँ होती है 110 यानी 110 वोल्ट। अब आप बोलोगे सर हमसे तो हाफ है, तो क्या वहाँ अप्लायंस कम काटते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाफ वैल्यू है तो इस पे भी सब अप्लायंस नॉर्मल ही ऑपरेट होते हैं, लेकिन 110 वोल्ट को प्रोड्यूस करना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और ये सेफ है, मींस हम इसको इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो बोलोगे सर अगर ऐसा है तो हम 220 क्यों बना रहे हैं, है ना? रीजन ये है कि 220 वोल्ट को बनाना इजी है, चीपर है, और हमारी अगर लार्ज पॉपुलेशन देखे तो उसके अकॉर्डिंग 220 वोल्ट बनाना बेस्ट रहता है। अदरवाइज लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर 110 वोल्ट बनाया। अब जब हम एक एसी की बात कर रहे हैं बच्चों, एसी वो करंट भी हो सकता है, एसी हमारा वोल्टेज भी हो सकता है, तो वह हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज को डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहला होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दूसरा पीक वैल्यू, तीसरा एवरेज वैल्यू, चौथा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर मैं करंट है तो मैं सिंपली आई से लिखूंगा, मैं ये सब पहले करंट के लिए लिख रहा हूँ। पीक वैल्यू को लिखते हैं आई नोट से, और कई बार लिखा होता है बच्चों आई एम से, दोनों ही सेम चीज है। और एवरेज वैल्यू को हम लिखते हैं बच्चों, या तो ए के नीचे AVJ लिखा होता है, या फिर ए के ऊपर बार लगा होता है, या ए के आसपास इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगा होता है। ये एवरेज के सारी रिप्रेजेंटेशन है। रूट मीन स्क्वायर के लिए बच्चों आई के साथ RMS लिख देते हैं, या कई बार इसके साथ वर्चुअल के लिए V लिख देते हैं, या इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं EFF लिख देते हैं।
ये तीनों ही चीजें सेम है। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही वोल्टेज के लिए बस आपने आई की जगह वी सिंबल लगाना है। वन बाय वन इसको चेक करते हैं क्या क्या है ये। सबसे पहले हमारा आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू नाम से आइडिया लग रहा होगा, करंट की किसी इंस्टेंट पे वैल्यू या फिर वोल्टेज की किसी इंस्टेंट पे वैल्यू क्या होती है, उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। अगर आप इस ग्राफ को याद करो फिर से, तो हम क्या करते हैं, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ से ये पता लगता है भाई करंट की कोई एक वैल्यू तो है ही नहीं, ये तो बदल रहा है। तो हर पॉइंट पे, हर टाइम पे करंट की एक अलग वैल्यू है। जैसे अगर मैं यहां पर एक टाइम डिसाइड करता हूं t1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू बच्चों ये है, ये जो भी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेटर से i1 नाम दे दिया, ठीक है। और लेटर से मैंने ये कोई टाइम t2 लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की कुछ अलग वैल्यू है, लेटर से i2 है। ये t3, t4, t5, हर टाइम पे एक अलग वैल्यू है। वो कैसे मिलती है, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है आई, क्या, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये प्लस माइनस कुछ हो सकता है फाइव मैं लिखूं तो, और जब इनिशियल जीरो हो तो मैं सिंपली लिख सकता हूं आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। हाँ, कोस वाला भी यूज कर सकते हो, बार बार कंफ्यूज मत हो, आप साइन ही यूज करके चलेंगे। अगर मुझे कहीं रिक्वायरमेंट होगी कोस की तो मैं कोस यूज कर लूंगा, अदरवाइज दोनों से ही एसी रिप्रेजेंट होते हैं। फर्क क्या है, बस सिर्फ ये बताता है, साइन बताता है कि वैल्यू जीरो से अगर मैक्सिमम की तरफ जा रही है, और कोस बताता है कि मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रही है। तो रिप्रेजेंटेशन करंट का है आई नोट साइन ओमेगा टी, कब, जब इनिशियल फेज जीरो हो, देखो यहाँ कुछ नहीं लगा। और अगर लेटर से कोई इनिशियल फेज हो तो क्या लिखेंगे, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ एंगल हो सकता है। वही कोस का अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं जीरो फेज के साथ लिखूं तो आई नोट कोस ओमेगा टी, और अगर कुछ इनिशियल फेज हो तो कोस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव लिखा जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आई है, ये आई आई आई, इस आई को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। ओके, वोल्टेज के लिए सेम यही करना है, आई की जगह वी सिंबल यूज करो, जहां जहां आई दिख रहा है वी यूज कर दो। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं बोर्ड के, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एमसीक्यू के अंदर बनाना हो तो बन सकता है इस टाइम का क्वेश्चन। तो आपसे बोला भाई एक करंट है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब ये आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हमसे बोला टाइम जब t/8 है ना, तब करंट की वैल्यू बताओ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पता है आई इज इक्वल्स टू आई साइन ओमेगा टी है, तो बस टाइम की ये वैल्यू पुट कर दो। तो आई नोट साइन ओमेगा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया t/8। अब आपको थोड़ा सा याद दिलवाऊं, ओमेगा को लिखते थे थीटा बाई टाइम, और जब कंप्लीट साइकिल हो तो थीटा आपका 2 पाई हो जाता है और स्मॉल टी बन जाता है कैपिटल टी। तो यहाँ से ओमेगा इंटू कैपिटल टी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई। तो यहाँ पर ओमेगा टी को हम बदल देते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो यार, एक ही बात है। तो ये हमारे पास बन गया आई नोट साइन ओमेगा टी की जगह लिख दिया मैंने 2 पाई/8, तो बन गया आई नोट साइन पाई/4। अच्छा, पाई/4 कितना होता है मैं आपको बताऊं, पाई लिखते हैं 180 डिग्री को, इसके 4 पार्ट कर दो, 4 इधर डिवाइड कर दो, 4 इधर कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 45 बन गया। तो आपका बन गया आई नोट साइन 45। साइन 45 कितना होता है बच्चों, साइन 45 आपका होता है 1/√2, तो ये बन गया आई नोट 1/√2। तो हमारा आई जो आया वो क्या आया, आई नोट डिवाइड बाई √2। तो यानी t इज इक्वल्स टू t/8 पे करंट की इतनी वैल्यू होगी। देखो उस इंस्टेंट क्या आ गई, सोचो अगर टाइम कुछ और दिया होता, यहाँ पर t की कुछ और वैल्यू गिवन होती, तो सोचो ये सोल्व करते तो आपको आंसर कुछ और मिलता। तो यानी जैसे जैसे तुम यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे तुम्हें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यूज मिलती रहेंगी। ओके, देख लीजिए आंसर है ये क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए खुद का। इसमें बस आप देखो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या फर्क है। तो बच्चों ये जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है इनिशियल फेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैलकुलेट करके सिंपली हो जाएगा, ठीक है। ये खुद ट्राई करना है आपने, नहीं आए तो आप कमेंट में एक बार लिख देना कि सर आप इसको एक्सप्लेन कर दो। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास पीक वैल्यू, या जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। हम इसको आई नोट या फिर आई एम, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वोल्टेज लिख रहा हूं तो मैं वी से भी, वी नोट से भी लिख सकता हूं और मैं वी एम से भी लिख सकता हूं। तो होता क्या है भाई, आपको पता है इंस्टेंटेनियस तो किसी इंस्टेंट पे बताता है, तो कोई ऐसी इंस्टेंट भी है जब टाइम आपका जो आपका करंट या जो वोल्टेज है मैक्सिमम होती है, यस ये वाला, ये पॉइंट आपका इंडिकेट करता है भाई करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से ये पॉइंट भी इंडिकेट करता है कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चों पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। और ये आती कब है, जब साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू 1 हो जाए,
ठीक है, कितने पे होती है वो चलो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन आपको याद है, आपको पता है I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी है। और अगर तुमसे बोल दूं भी एंगल कुछ इस तरह से है या टाइम कुछ इस तरह से है, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो आई और आई नोट बराबर हो जाएगा। तो यही आई नोट जो है हमारा, ये क्या होता है बच्चों, पीक वैल्यू होता है, या जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब साइन और कोस के केस में अलग अलग जो है पीक वैल्यूज की टाइम पीरियड्स होते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए है। आपसे कहा भाई वो टाइम बताओ, आप टी बताना है आपको, जब करंट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के हाफ वैल्यू पे चला जाता है। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो आई नोट की बात हो रही है, और किसी टाइम की बात कर रहा है तो ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। यानी बोल रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है, हाफ है किसके, पीक वैल्यू के। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई नोट। अब यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो मैंने लिखा साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई नोट से आई नोट डिवाइड कर दो, ये बना आपका हाफ। तो अब इसको अगर मैं पूरे को थीटा बोल दूं बच्चों एक बार, ठीक है, तो थीटा साइन की वैल्यू किस एंगल पे हाफ होती है ये भी आपको पता है, जब थीटा आपका 30 डिग्री हो। 30 डिग्री का मतलब हमारा हुआ π/6 हो, और थीटा को वापस मैं ओमेगा टी लिख देता हूँ, तो ओमेगा टी हो गया आपका π/6। यहाँ से मुझे टी निकाल लेना है, तो क्या आया π/6 इंटू ओमेगा, और ओमेगा को मैं वापस से 2π/t लिख दूँ, एंगल्स की या टाइम्स की टर्म में आ जाए मेरे पास, तो π/6 इंटू 2π इंटू टी। सो पाई से पाई कैंसिल, आपका आया t/12। तो भाई इस टाइम पे आपका जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन था, यू कैन इजीली चेक। अब आता है भाई इसका तीसरा टाइप। पहला हमने पढ़ा नॉर्मल यानी जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते थे, देन हमने बात की पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड की। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो इसको हम ये 2 या 3 अलग अलग तरीकों से समझेंगे। ठीक है, मैं इस पेज पे आपको पहले तीनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन से आपको बताता हूँ कि एवरेज वैल्यू हम बोलते किसको हैं। अब और ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसमें हाफ साइकिल ही वर्ड क्यों यूज किया गया है। आप डेफिनेशन में देखोगे आपको हाफ साइकिल वर्ड मिलेगा, इसका मैं भी रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे बच्चों एक पहली स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए आपसे एक बात बोली कि मान लो बच्चों आपके पास 2 करंट है, एक आपके पास डीसी करंट है और एक आपके पास एसी करंट है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, डीसी की एक सिंगल वैल्यू होती है और एसी की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो मैंने तुमसे कहा कि मान लो मेरे पास एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई सर्किट है, और इसमें मैंने क्या किया, इस डीसी करंट को पास किया। और कितने टाइम के लिए किया, मैंने इसको t/2 टाइम के लिए पास किया। और जब मैंने पास किया तो बच्चों पक्का चार्ज तो फ्लो करेगा ही। तो लेटर से इस टाइम के अंदर जो है वो क्यू चार्ज फ्लो हुआ। ओके, कोई बात नहीं, क्या किया मैंने, एक सर्किट में डीसी करंट पास किया तो t/2 में लेटर से क्यू चार्ज फ्लो कर गया। अब मैंने उसी सर्किट के अंदर इस बार एसी करंट पास किया, हालांकि मुझे पता है वो पोलैरिटी अपनी चेंज करेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने एसी चेंज किया, लेकिन मैंने कितने टाइम के लिए किया, t/2 के लिए। अब t/2 करते ही क्या आ गया, मतलब ये पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आधा साइकिल तो प्लस का ही होता है, इसका आधा माइनस होता है। तो इसको भी उतने टाइम के लिए पास किया, और लेटर से इसने इस टाइम में क्यू चार्ज पास किया। अब आप बोलोगे कि सर हम कर क्या रहे हैं, तो देखो सबसे पहले देखो कंपैरिजन हो रहा है। तो मैंने सेम सर्किट लिया, ओके, एक में डीसी करंट भेजा, एक में एसी करंट भेजा, दोनों को सेम टाइम के लिए फ्लो करवाया और दोनों की वजह से सेम चार्ज फ्लो किया। लेकिन ये जो काम हुआ, ये t/2 टाइम में क्यू चार्ज भेजना, ये किसने किया, ये डीसी की एक सिंगल वैल्यू ने किया, मतलब जिसकी एक ही वैल्यू करंट की उसने किया। लेकिन यहाँ पर एसी में क्या हो रहा है कि t/2 टाइम में क्यू चार्ज गया, लेकिन एक सिंगल वैल्यू ने नहीं गया, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है करंट की, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, मल्टीपल वैल्यूज है जिसने ये काम करवाया। तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों क्या, कि ये जो सिंगल वैल्यू है ना, ये इन सब मल्टीपल वैल्यूज का क्या है, एवरेज है। सिंगल वैल्यू क्या है, एवरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। क्यों ऐसा बोला, सोचो बच्चों, जब कंपेयर कर रहा हूं, जब दोनों चीजें, दोनों करंट सेम काम कर रहे हैं, t/2 टाइम में दोनों ने क्यू चार्ज भेजा, तो दोनों वैल्यूज भी इक्वल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक सिंगल वैल्यू है और यहाँ पर तो बहुत सारी वैल्यूज है, क्योंकि करंट तो चेंज हो रहा है। तो इस सिंगल वैल्यू को, डीसी की इस वैल्यू को, डीसी की इस सिंगल वैल्यू को मैं एसी की इन सब वैल्यूज का एवरेज बोलूंगा या मीन बोल दूंगा। ठीक है, तो ये हुई डेफिनेशन नंबर 1 जो आपको ऊपर लिखी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा मैं एक और डेफिनेशन बताता हूँ, पहले आप उनको समझ आइए, फिर हम एक साथ
बाकी पॉइंट्स पे आएंगे। तो फिर मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ये हुआ पहला तरीका। तरीका नंबर 2, अब मैं पहले तो एसी बना देता हूँ आपके लिए। आपको शायद पता होगा एसी करंट कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ उनका। तो लेटर से मैंने यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर हम करंट की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, जो पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट हुआ 0 और मैं ग्राफ बना देता हूँ कुछ इस तरह से, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये ग्राफ बन गया ऐसे। अब मैं सबसे पहले हाफ साइकिल की ही क्यों बात कर रहा था उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हमारा एवरेज वैल्यू का। अब देखो बच्चों, ये है 0, ये है हाफ टाइम यानी t/2 और ये हमारा हो गया टी टाइम, ठीक है। आधा साइकिल मतलब इतने से पार्ट की बात हो रही है, ये है हाफ साइकिल और ये हमारा अदर हाफ साइकिल। अब मैं तुमसे बोलूं भाई इसके अंदर करंट की कोई एक वैल्यू है, बोलेंगे नहीं सर, देखो करंट की तो कितनी सारी वैल्यूज हैं, ये सब करंट की वैल्यूज हैं। लेटर से एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है, I4 है, ऐसे बहुत सारे हैं, हम कितनी मर्जी वैल्यूज बना सकते हैं। और अगर मैं तुमसे बोल दूं बच्चों क्या करो उन सब वैल्यूज का I1, I2, I3, जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी, सबको ऐड करो और n से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? बोलोगे सर इससे तो एवरेज आएगा। यस, एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो करंट की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब का एवरेज आपका एवरेज वैल्यू कहलाता है। लेकिन ये मेथड इतना सही नहीं है। रीजन क्योंकि हम कितनी वैल्यूज डिसाइड करें। इस छोटे से इंटरवल में मैंने यहाँ मान लो 8 वैल्यूज डिसाइड की, तो ये 80 वैल्यूज भी हो सकती हैं, 800 वैल्यूज भी हो सकती हैं, अगर मैं छोटी छोटी वैल्यूज कंसिडर करूँ। और एक एक लॉजिकली सोचो, अगर मैं पूरा साइकिल ले लूँ, फुल साइकिल की, मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं अगले पेज पे लिखा भी है। अगर मैं फुल साइकिल की बात करता हूँ तो फुल साइकिल में जितनी करंट की पॉजिटिव वैल्यूज है, इन सब में हाफ वैल्यूज तो ऐसी होंगी जो पॉजिटिव होंगी और हाफ आपके पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अगर ऐसा है सर, हाफ वैल्यू प्लस की है, हाफ माइनस की है, जब मैं उनका एवरेज निकालने बैठूंगा, उनका टोटल सम करूंगा, कितना आएगा मुझे बताओ? वो वैल्यू आपकी 0 ही निकल के आएगी। इसलिए अगर मैं एवरेज वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं तो मैं कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतने इतने पार्ट के लिए बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है t/2 टाइम तक तो सिर्फ इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ प्लस प्लस की वैल्यूज हैं। या अगर मैं एवरेज निकालूंगा सिर्फ t/2 से लेकर t तक इतनी, क्योंकि सिर्फ माइनस माइनस की वैल्यूज हैं। इसलिए हाफ साइकिल के लिए हमने डिफाइन किया ये चीज, ठीक है। ये तरीका है, यानी ये जितने भी करंट की वैल्यूज हैं ये सब हाफ साइकिल की है। हमें ये बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है। लेटर से मैं 0 से t/2 इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तीसरा तरीका बताऊं जो मैथमेटिकली सबसे बेस्ट है, जो हम यूज करेंगे, हालांकि हम बाद में भी उसके अंदर भी एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, आपको पूरा फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, शॉर्ट से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन तीसरा और जेन्युइन तरीका, भाई देखो ये जो करंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका मैंने ग्राफ बनाया, उसकी कोई इक्वेशन तो होगी, जिसको मैथ्स में फंक्शन बोल देते हैं। तो लेटर से वो हमारा आई है, जिसको मैं लिखता हूँ I0 साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस 5 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, मैं लेके ही चलता हूँ। चलो ये हमारा जो है ये करंट है, और आप देखो ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए तो देखो एवरेज वैल्यू का ये तो साइन ये होता है एवरेज, या आई के ऊपर बार लगाते हैं, या हम क्या करते हैं बच्चों, आई के आसपास इस तरह का एक लाइन बना देते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का। और उसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो आई दे रखा है आपको आई, तो क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और टाइम की लिमिट लगा दो t1 से t2, जहां से जहां निकालना है। अभी जैसे हमें 0 से t/2 निकालना है तो वो लिमिट लगा देंगे, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन किसका, dt का, कहाँ, t1 से t2। सो ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है एवरेज निकालना, ठीक है। देखो डेफिनेशन पहले टॉपिक के वाइज निकालना है और मैथमेटिकली अपने तीसरे के अकॉर्डिंग करना है, और दूसरा तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। देखो ये वाला, अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, आपको फिजिक्स में ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन गिवन हो उसका एवरेज निकालना है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आप कुछ डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हैं कि जब भी आप साइन थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसका कोस ओमेगा टी, इनका एवरेज निकालते हो वो 0 आता है फुल साइकिल के लिए। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होता है। अब मान लीजिए मेरे पास करंट है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ये मान लीजिए मैंने करंट बना लिया। और मुझे वैसे भी पता है कि अगर मैं फुल साइकिल की बात करूंगा तो जितनी ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही सारी क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो अगर मैं जीरो से टी टाइम तक आपसे बोलूँ, 0 to t, आपसे अगर करंट का एवरेज वैल्यू पूछता हूँ तो आपका दिमाग क्या बोलता है, कितनी वैल्यू आएगी? बगैर सोल्व किए मैं बोलूंगा 0 आएगी सर, क्योंकि जितनी प्लस की वैल्यू उतनी माइनस वैल्यू। लेकिन इसको प्रूफ करते हैं,
लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ कर दे। तो मुझे पता है भाई अगर मुझे आई का एवरेज निकालना है, या जिस पे मैं आई बार लिखता हूँ, या मैं एक ये फॉर्मूला लगाता हूँ, तो क्या मैं यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दूँ, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो आई नोट बाहर आया, क्या बचा, साइन ओमेगा टी। अच्छा, आई नोट बाहर क्यों आया, कांस्टेंट चीज का एवरेज नहीं निकलता, वो बाहर आ गया, कांस्टेंट का एवरेज उतना ही होता है, तो बचा साइन ओमेगा टी का एवरेज। अब ये काम कैसे करना है, ये काम, ये सबसे मेन पार्ट है। हम एक बार करेंगे, बाकी आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे, आपने तो सिर्फ यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैसे निकलता है। सो मैथ पे मैंने अभी बताया किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो क्या करो, जो भी चीज एवरेज, जैसे मुझे साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, तो क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू डी टी इसका इंटीग्रेशन करो। लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है भाई, मुझे एवरेज जीरो से टी बताना है ना, तो जीरो से टी होल डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विद रिस्पेक्ट आपका टाइम जीरो से टी। तो ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। अब यहाँ से साइन का आपको पता है इंटीग्रेशन बन जाता है बच्चों, माइनस का कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, लिमिट हमारी है जीरो से टी, होल डिवाइड बाय यहाँ वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी बन जाएगा टी, लिमिट है जीरो से टी। चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं, माइनस वन बाई ओमेगा मैं बाहर लिख देता हूँ, ये बना कोस ओमेगा टी, लिमिट है जीरो से टी, डिवाइड बाई टी माइनस जीरो हो जाएगा, ये टी माइनस जीरो, तो ये बन गया माइनस का, ये ओमेगा नीचे लिख लूँ तो ओमेगा इंटू टी, लिमिट पुट कर दे बच्चों, कोस ऑफ ओमेगा, इस टी की जगह पहले अपर लिमिट यानी कैपिटल टी माइनस फिर जीरो, कोस ऑफ ओमेगा इंटू जीरो, तो हमारे पास है माइनस का वन बाई ओमेगा इंटू टी, कोस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ओमेगा जो होता है टू पाई बाई टी भी होता है, जब एंगल्स की वैल्यू पुट करनी हो तो ओमेगा टी को मैं टू पाई वापस लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ अगर लिखूँ तो ये बना टू पाई माइनस कोस ऑफ जीरो, एक कोस ऑफ टू पाई मीन्स 360, 360 पे इसकी वैल्यू वन होती है, माइनस को जीरो पे भी वन होती है, वन माइनस वन जीरो, ये पूरा आया जीरो। तो इस सब की एवरेज वैल्यू जीरो आई, मतलब इस चीज की जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो होती है। तो मैं अगर डायरेक्ट एवरेज वैल्यू जीरो लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, आई नोट इंटू जीरो या जीरो। तो कुल मिला के पता लगा जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो होती है, कहाँ से कहाँ, फॉर जीरो टू टी। ठीक है, इस दौरान ये हमने प्रूफ किया। आप चाहो तो ये वाला स्टेप इसमें कर सकते हो, और चाहो तो आप स्किप करके डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इसकी याद करने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए भाई, अगर तुम इस चीज का एवरेज वैल्यू निकालते हो वो कितना आता है, जीरो ही आता है। तो इस तरह से आपने ये तीन चार याद कर लेने, किस किस का, साइन ओमेगा टी का एवरेज, कोस ओमेगा टी का एवरेज जीरो होता है कब, जब हम पूरे साइकिल की बात करते हैं, हम जीरो से टी की बात करते हैं। वहीं पर साइन का और कोस का ही वैल्यू सेम, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। हाफ अगर बच्चों मैं जीरो से टी बाई टू लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है प्लस का टू बाई पाई, एवरेज वैल्यू इतना आता है। और अगर मैं बात करता हूँ टी बाई टू से टी तक, यानी ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस टू बाई पाई। इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ये बच्चों सोल्व किया ना, ऐसे जब तुम लिमिट चेंज करोगे आपका आंसर टू बाई पाई ही आएगा। और अगर साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है आपके पास, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिख जाए, तो इसका वैल्यू चाहे फुल के लिए निकालो चाहे हाफ के लिए निकालो। ठीक है, चाहे आप जीरो से टी टाइम तक का निकालो, चाहे आप निकालो जीरो से टी बाई टू टाइम के लिए निकालो, दोनों ही केसेस में एवरेज वैल्यू हाफ आती है। आप ये डायरेक्ट याद कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डायरेक्ट वैल्यू यूज की है, बस साइड में ब्रैकेट में लिख देना भाई एवरेज वैल्यू जीरो होती है। चलिए इसके कुछ केसेस करते हैं। केस नंबर वन, जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में या आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसका कोई पार्ट बन के भी आ सकता है। जैसे क्या बोला, हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, हमें करंट दे रखा है, तो इसका केस नंबर वन मैं यहाँ लिखूंगा बच्चे, केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है कि भाई पूरे साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए मतलब जीरो से टी। वैसे तो अभी मैंने किया, तो मैं जल्दी जल्दी फिर कर देता हूँ। तो हमें पता है मुझे निकालना है आई एवरेज, तो क्या मैं इस तरह से लिखूंगा आई का एवरेज, और आई की वैल्यू मुझे ऊपर गिवन है, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई नोट कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का एवरेज उतना ही होता है, बाहर निकाल दो साइन ओमेगा टी। अब क्या करना है आपको, पूरा सोल्व नहीं करना, बस इसकी वैल्यू लिखो जीरो, तो हमारा आंसर आया जीरो। तो आई एवरेज आया जीरो, और लेकिन बता देना भाई ये किसके लिए है, फॉर कंप्लीट साइकिल। इसको सोल्व करते टाइम मैंने एक जगह जीरो वैल्यू लिखी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर कंप्लीट साइकिल। ये लिखना है बच्चों आपने, कंप्लीट साइकिल एवरेज जो होता है साइन ओमेगा टी का वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, अच्छा क्यों होता है ये आपका एक्सप्लेनेशन मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, क्योंकि जितनी प्लस की वैल्यूज हैं उतनी ही माइनस की वैल्यू होंगी, कंप्लीट के लिए जीरो आ जाएगा। चलिए अगर इसके लिए जीरो आ गया तो इसका मतलब एक दो रिजल्ट मेरे माइंड में आए कि भाई देखो, अगर मैं
करंट के, एसी करंट के कंप्लीट साइकिल की वैल्यू एवरेज 0 है, इसका मतलब अगर एक मेरे पास बैटरी है जो डीसी स्टोर करती है और उसको मैं एसी से कनेक्ट कर दूं, अल्टरनेटिंग। अच्छा, अल्टरनेटिंग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो इस तरह का होता है। सेल और बैटरी का तो आपको पता है इस तरह से लगाते हैं, एसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो अगर मैं एक बैटरी के साथ एसी जोड़ दूं तो क्या होगा, वो बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी। रीजन, क्योंकि कुछ केस में मतलब जैसे ही करंट अंदर जाएगा फिर वो वापस आएगा, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में टोटल वैल्यू 0 आ रही है, जितना पॉजिटिव में भेजेगा उतना नेगेटिव में वापस आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू जो है वही जो है वो चार्जिंग में हेल्प करती है, और एवरेज वैल्यू 0 है तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसमें हम एसी यूज ही नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि एसी की पोलैरिटी चेंज हो रही है बार बार। अगर मान लीजिए पॉजिटिव वाला जब गया, एक प्लेट पे पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, फिर पॉजिटिव आएंगे फिर रिपेल करेगा। तो ये तो साइकिल कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू 0 है तो एवरेज कुछ वर्क हो ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अब करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 मतलब अब भाई 0 से हमारा टी वाले में तो 0 आया, अब हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वो आपका 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन में भी था, एमसीक्यू के लिए। क्या ये मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। क्या पूछ सकता है एमसीक्यू में, एवरेज वैल्यू एसी करंट हो या वोल्टेज हो, दोनों के लिए ट्रू है बच्चों। आपने बस आई की जगह वी नोट लिखना है अगर वोल्टेज की बात करनी है। 1 मार्क में बन गया, भाई बताओ एवरेज वैल्यू कितनी होती है एसी की कंप्लीट साइकिल में। अब बोलोगे सर 0। अब मैं बोलूँ भाई चलो इसकी 0 है, हाफ साइकिल की बता दो। अब हाफ पॉजिटिव साइकिल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉजिटिव साइकिल मीन्स मैं बात कर रहा हूँ 0 से t/2, तो यानी मैंने सिर्फ 0 से t/2 की बात की, तो सर इसमें तो सिर्फ प्लस प्लस की वैल्यूज हैं तो 0 तो नहीं आएगा। कितना आएगा, देखो मुझे निकालना है एवरेज, IAVG, और एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको पता है, आई के बाहर साइन लगा देता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन वाला लगाया। अब यहाँ आई की वैल्यू पुट की, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कॉन्स्टेंट है बाहर आया साइन ओमेगा टी, और मैं अब सीधा लिखूंगा फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू जो होती है साइन ओमेगा टी की वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 2/पाई। कितनी होती है बच्चे, 2/पाई। ठीक है, ये चाहो जिसका मन करे वो मैथमेटिकल सोल्व कर सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट लिखो। तो अगर ऐसा यहाँ लिखा तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आई 2/पाई मल्टीप्लाई बाय आई नोट, और 2/पाई को एग्जैक्टली सोल्व करता हूं तो आता है 0.636 आई नोट। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको एमसीक्यू में दिख सकता है, और आपको प्रूफ करना भी आ सकता है या कैलकुलेट करना भी आ सकता है। आपसे क्वेश्चन में बोल दे 2 मार्क्स में, 5 मार्क का क्वेश्चन हालांकि मिला है उसका सब पार्ट बना दे, बोला कि कैलकुलेट, या फिर आपसे बोल दे कि शो दैट एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल्स टू 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नोट, या फिर फाइंड करो कितनी वैल्यू होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और परसेंटेज में लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 63.6% ऑफ आई नोट। भाई हमारा ये जो पीक वैल्यू होता है, ये तो एक सिंगल वैल्यू होता है, ये तो फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर क्या कहते हैं, ये जो पीक वैल्यू तुम्हारे पास है, अगर ये तुम्हें पता है और तुम क्या करो उसको 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, तुम्हारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना आसान तरीका, हम आई नोट की टर्म ही बताएंगे। इसी तरह से वोल्टेज का लिखना हो तो बस आई की जगह भी लगाओ, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 2/पाई टाइम्स ऑफ वोल्टेज की पीक वैल्यू, या 0.63 टाइम्स। और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बोलेंगे तो बच्चों यहाँ बस माइनस का साइन लगा देना, आप हो जाएगा। और फिर से मैं आपसे बोलूँ कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ से प्रूफ करो, कंप्लीट साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो दोनों का ऐड करोगे, तो प्लस का 2i0/पाई माइनस का 2i0/पाई आपका वापस से 0 आ जाता है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो मुझे पता है 0 ही आना है। अच्छा, क्वार्टर साइकिल के लिए क्या होगा, हालांकि इसका पूछा नहीं है कभी भी बच्चों, ठीक है। क्वार्टर के लिए क्या है, हम 0 से t/4 टाइम पुट करेंगे, और इसकी एवरेज वैल्यू भी बच्चों आपकी 2/पाई होती है। तो इस केस में भी आंसर आपका यही आएगा, 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नोट। क्वार्टर साइकिल मतलब इतने साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और बता दूं, हमारा जो 4th टाइप है वो आरएमएस का है। चलिए पहले उस टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब हमें आरएमएस का कंसेप्ट पता होगा। तो पहले हम आरएमएस का समझते हैं। आरएमएस यानी जो 4th टाइप है हमारा, किसके अंदर, जो वैल्यूज है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एसी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। इसका नाम इफेक्टिव वैल्यू भी है और इसका नाम वर्चुअल वैल्यू भी है। तो इसका सिंबल IRMS, IV या I इफेक्टिव लिखते हैं। इसको भी मैं आपको वही 3 तरीकों से समझाता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना,
ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ लिखूंगा और दूसरा जो मैं यहाँ लिख दूंगा और तीसरा बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, इन तीनों तरीकों से हम जो है आरएमएस की ही बात करेंगे। तो मेरा एक सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन, भाई जब हमने एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया था तो हमने हाफ साइकिल के लिए डिफाइन किया था, जो मैंने पहली नंबर डेफिनेशन लिखी थी। क्यों? क्योंकि सर पूरी साइकिल में तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, जितना चार्ज आता है उतना वापस आ जाता है। तो पूरे साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या कोई और वैल्यू है जो मैं पूरे साइकिल के लिए डिफाइन कर सकता हूँ? यस, मेरे पास एक वैल्यू है जो मैं पूरे साइकिल के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मैंने वही सेम काम किया। मैंने कहा बच्चों मेरे पास यहाँ पर एक डीसी करंट है और मेरे पास यहाँ पर एक एसी करंट है। सुनते जाना, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैंने तुमसे कहा कि भी इधर एसी इधर डीसी, तो मैंने क्या किया, एक सर्किट लिया और मैंने कहा मान लो इस सर्किट में डीसी करंट फ्लो कर रहा है, उसकी तो एक सिंगल वैल्यू फ्लो कर रही होगी। और उसने क्या किया, टी टाइम में, भाई इस बार मैं उसको हाफ साइकिल की बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा टी टाइम के लिए वो डीसी फ्लो किया, तो उस डीसी के फ्लो ने कुछ हीट जनरेट की होगी। तो लेट अस से उसने कुछ हीट जनरेट कर दी एच। ओके, अब मैंने दूसरी तरफ क्या किया कि मैंने वही सेम सर्किट लिया, लेकिन इस बार मैंने इसमें क्या पास करवाया, एसी पास करवाया। तो मुझे पता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन जो भी हो बच्चों, करंट चाहे ए से बी जाए चाहे बी से ए जाए, हीट तो दोनों केसेस में प्रोड्यूस होगी, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको भी टी टाइम के लिए पास किया और हमने देखा ये भी कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एच हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई देखो, दोनों करंट सेम डिवाइस में जा रहे हैं, सेम टाइम के लिए मैंने करंट फ्लो करवाया और सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम करवाया ये एक सिंगल वैल्यू ने करवाया, करंट की एक सिंगल वैल्यू ने करवाया, क्योंकि डीसी तो फिक्स है। लेकिन ये काम एसी ने क्या करवाया, यहां पर मल्टीपल वैल्यूज ने करवाया। यहां पर तो करंट की बहुत सारी वैल्यूज हैं, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उन्होंने मिलकर ये काम करवाया, इधर एक सिंगल वैल्यू ने करवाया। तो मैं बोलूंगा भाई ये जो सिंगल वैल्यू है ना, ये इन मल्टीपल वैल्यूज का क्या है, ये इनका आरएमएस है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो सिंगल वैल्यू है ना डीसी की, इसको मैं इन एसी की मल्टीपल वैल्यूज का आरएमएस बोलूंगा। तो देखो डेफिनेशन कितनी इजीली बन गई। आरएमएस वैल्यू क्या है, डीसी की वो सिंगल वैल्यू, डीसी की वो सिंगल वैल्यू जो क्या करती है, सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करती है जितना कि एक एसी कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। किसको? हाँ, अब देखो कंपेयर ही तो हो रहा है, हम यहाँ पर काम सेम है, तो ये जो मल्टीपल वैल्यूज जो काम करती हैं ये अकेली वैल्यू वो कर देगी, तो इस अकेली वैल्यू को हम इन सबका आरएमएस बोलेंगे। तो ये है हमारा मेथड नंबर 1 आरएमएस को समझने का, डेफिनेशन जो ऊपर लिखी हुई है। दूसरा तरीका, अब अगर आपको याद हो फिर वही पुरानी बात, भाई हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करता हूँ तो इसके अंदर करंट की कितनी सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज है। ठीक है, मैं सबको लिख लेता हूँ, I1 I2 I3 I4 बहुत सारी है। मुझे इतना पता है आधी प्लस आधी माइनस, लेकिन मैं सबका स्क्वायर कर दूं तो साइन हट जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चों I1 का भी तुम स्क्वायर करो, I2 का भी तुम स्क्वायर करो, मतलब हर इंडिविजुअल करंट का तुमने पहले स्क्वायर करना है। ओके, सबसे पहले मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो मैंने सबसे पहले किया स्क्वायर, फिर निकालो उनका मीन। मीन मतलब कैसे निकालते हैं, सबको ऐड किया और n से डिवाइड कर दिया, आ गया मीन। और फिर क्या कर दो, उसका रूट कर दो। फिर मैंने क्या किया, पूरे का रूट कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। बताओ क्या आसान तरीका है। क्या है, जितने भी करंट पॉसिबल हैं जीरो से लेके टी साइकिल के अंदर अंदर, उन सब करंट का मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने मीन निकाला मतलब एवरेज निकाला, और फिर क्या कर दिया बच्चों, मैंने उसका कर दिया रूट कर दिया, इसीलिए तो इसका नाम दिया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तीसरा तरीका जो हो आपका मैथमेटिकली आपने यूज करना है, वही सिंपल सा तरीका। आपको पता है कि कोई करंट आपको गिवन होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, कुछ ऐसा गिवन होता है आपको। ये जो इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा होता है आई, आपने क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फिर स्क्वायर करने के बाद अब उसका एवरेज निकालो, मतलब मीन निकालो। सर हो गया, फिर उसके बाद उसका कर दो रूट, यही आपके पास आ जाता है आरएमएस वैल्यू। क्या करो, पहले सिंपल स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसका एवरेज निकालो और फाइनल भी उसका क्या कर दो, रूट कर दो, आपके पास आ जाती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने सबसे पहले आई स्क्वायर किया, एवरेज निकालने के लिए आपको याद होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, जीरो से जो भी टाइम लिमिट है डिवाइड बाई डी टी का जीरो से टी, और लास्ट में इस पूरे का क्या कर देना है, रूट कर देना है। ये तरीका है। तीसरा तरीका जो है इफेक्टिव है, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका, थोड़ा सा समझते हैं इससे। तो अब बात करते हैं भाई आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो भाई हमारा ये केस नंबर 1 है। देखो आरएमएस हम फुल साइकिल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो रही है फुल साइकिल के लिए, और यानी 0 से t के लिए। तो चलिए हमने मान लिया लेट हमारा जो करंट है वो है आई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, अब हमें निकालना क्या है बच्चों, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो मुझे पता है आई आरएमएस कैसे निकलता है। मुझे सबसे पहले इसका करना होगा स्क्वायर, फिर करना होगा एवरेज, और फिर करना होगा रूट। तो पहले मैं करते हैं इसका स्क्वायर। तो ये बन गया आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर उसका एवरेज, और फिर पूरे का रूट होगा, है ना। तो रूट पूरा बड़ा पड़ा रहने देता हूँ। आई नोट जो है वो बाहर आ गया, इसका स्क्वायर। अब बचा एवरेज किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ये मैंने आपको डायरेक्ट पहले याद करवा ही दिया, तो मैं ये लिख दूंगा फॉर फुल साइकिल। ये लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज है वो हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू आई हाफ। तो ये बना अंडर रूट ऑफ आई नोट इंटू स्क्वायर है ना इसका, इंटू हाफ। तो ये हमारा आ गया आई नोट स्क्वायर बाई 2 का रूट। तो यह हमारा आ गया आई नोट डिवाइड बाई रूट 2। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो करंट की आरएमएस वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू जो है वो 1/√2 टाइम्स है किसके, पीक वैल्यू के या हमारे मैक्सिमम वैल्यू के, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और 1/√2 की वैल्यू पुट करें तो ये 0.70 आता है, 707 आता है। ये भी लिख सकते हो, या फिर 70.7% ऑफ आई नोट। तो हमें ये पता लगा कि ये जो पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू है, इसको अगर मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाती है आरएमएस वैल्यू। और याद हो आपको, अगर मैं इसको 2/पाई से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास क्या आ जाती, एवरेज वैल्यू आ जाती। बस फर्क क्या है, ये हमने डिफाइन की है फुल साइकिल के लिए, और ये हमने डिफाइन की है हाफ साइकिल के लिए। ओके, चलिए सिमिलरली अगर वोल्टेज हो तो बस आप आई को वी से रिप्लेस कर दो। आई थिंक सो इजी होगा, समझ आ गया होगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और आगे वाले टॉपिक को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान रखना, जो आरएमएस वैल्यू है, जो आरएमएस वैल्यू है हम उसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। आपको ये दोनों वर्ड मिल सकते हैं। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिले, कोई क्वेश्चन मिले, कोई सिचुएशन मिले एसी से रिलेटेड हो, मतलब हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हो, तो उसमें जो करंट या वोल्टेज का वैल्यू गिवन रहता है वो हमेशा ध्यान रखना वो आपको आरएमएस वैल्यू ही होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोल दूं कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो आप सबको पता है हमारे घर में जो है वो जो मेन सप्लाई है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग होता है। और अगर अल्टरनेटिंग की आपको 220 वोल्ट मैंने बोला है, तो आपको पता है भाई ये जो 220 वोल्ट जो है वो क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्या वो पीक वैल्यू है, क्या वो एवरेज है, या फिर वो आरएमएस है। वो आपको बच्चों आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होती है वो बच्चों आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ तीसरे पॉइंट तक पढ़ने से पहले। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल स्किप किया था, ये अब इस पे आते हैं। कहा AC मेन सप्लाई गिवन टू यू इज 220 वोल्ट। आपको इतना सप्लाई मिल रहा है, तो ये क्या V है, क्या ये V नोट है, या VM लिखते हैं जिसको, या फिर क्या ये हमारा V एवरेज है, क्या ये हमारा V RMS है। तो बच्चों ये हमारा V RMS है, ये हमेशा ध्यान रखना RMS वैल्यू होती है। तो मैं लिखता हूँ V RMS इज गिवन टू यू 220 वोल्ट। फिर आपसे बोला एवरेज वैल्यू पूछ ली, आपसे पूछा बच्चों एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको 2/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू तो नहीं दे रखी, लेकिन इतना आपको पता है कि भाई आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 1/√2 टाइम्स होता है पीक वैल्यू के। तो यहाँ से अगर मैं पीक वैल्यू निकालूं तो √2 मल्टीप्लाई बाई वी आरएमएस। तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो 2/पाई और वी नोट की जगह क्या लिखा, √2 इंटू वी आरएमएस। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, 2/पाई मल्टीप्लाई बाय √2, और वी आरएमएस आपको 220 वोल्ट दे ही रखा है। बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कहने का मतलब आपको जब भी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू गिवन होती है वो आरएमएस वैल्यू ही गिवन है, जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया कि एवरेज वैल्यू इतनी है तो आरएमएस थोड़ी मान लोगे इसको। तो जब नहीं गिवन वो आरएमएस है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए जनरली हमारे जो लैब में वोल्ट मीटर होता है, आपने देखा होगा कभी, उसके नीचे इस तरह का सिंबल बना होता है, या एमीटर है, मिली एमीटर है, उसके नीचे इस तरह का सिंबल बना होता है। तो अगर ऐसा है तो समझ लो वो डीसी को मेजर करने के लिए बने। और अगर उसके नीचे ऐसे साइन वाला ग्राफ बना है, या ए के नीचे इस तरह का ग्राफ बना हुआ है,
तो इसका मतलब वो आपका एसी मीटर्स हैं, वो अल्टरनेटिंग के लिए हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है। और वो जो रीडिंग्स देते हैं वो आपकी आरएमएस वैल्यू की रीडिंग्स देते हैं। और जनरली जो डीसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो एवरेज वैल्यू बताते हैं। आप मान लीजिए क्या करते हो, एक वोल्टमीटर लगा लिया डीसी वाला और उसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया, वो तो एवरेज वैल्यू बताएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है फुल साइकिल की, तो वो रीडिंग शो ही नहीं कर पाएगा आपका, इसलिए उनकी डिवाइसेस अलग होते हैं, एसी मीटर अलग होते हैं, ठीक है। तीसरा, हमारे घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट, वो आपको पता है एसी है, और ये एसी की कौन सी वैल्यू है, ये आपको आरएमएस वैल्यू ही गिवन होती है, कितनी बच्चों, 220 वोल्ट। तो पीक वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कितना होगा, तो भाई पीक वैल्यू निकालना है तो मुझे पता है आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई किसके बच्चों, पीक वैल्यू के। तो पीक वैल्यू हमारा क्या है, √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, आरएमएस वैल्यू से। तो √2 जिसको हम 1.41 लिखते हैं, और आरएमएस वैल्यू आपको 220 वोल्ट गिवन है, तो लगभग ये बच्चों 311 वोल्ट आएगा। इसका मतलब हमारे घर में जो एसी आता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, मतलब लेटर से कोई इंस्टेंट है तो उसकी जो पीक वैल्यू है ये 311 वोल्ट होता है। और ये 311 यानी आप बोल सकते हो -311 से लेके +311 तक वेरी करता है, ठीक है। और जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हो उनमें बच्चों आरएमएस वैल्यू दिखा रहा होता है, इसलिए 220 से ऊपर आपको दिखाता नहीं अगर फ्लक्चुएट ना कर रही हो तो। अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा, भाई 220 वोल्ट तुम्हारे पास एसी है और 220 वोल्ट तुम्हारे पास डीसी है, एसी वाला ज्यादा रेंजेस क्यों होता है? भाई डीसी 220 वोल्ट होने का मतलब कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 220 ही रहेगी, है ना, सिंगल वैल्यू है। लेकिन एसी ये होने का मतलब इसकी तो ये आरएमएस वैल्यू है, कि आपके पास कौन सी है बच्चों, आरएमएस वैल्यू है। और अगर मैं इसकी पीक वैल्यू निकालता हूं तो आता है 311 वोल्ट, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 311 वोल्ट देगा और ये बेचारा ज्यादा से ज्यादा 220 वोल्ट देगा। तो यानी ये डेंजरस हुआ ना आपको, यानी इससे 311 वोल्ट तक का शॉक लग सकता है, लेकिन इससे 220 तक ही लगेगा। ओके, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं भाई क्या फायदे हैं हमारे एसी के। तो एसी जो है वो डीसी से एक तो सस्ता पड़ता है बनाने में, यस। दूसरा, इसको जो डीसी में अगर बदलना हो तो इजीली हम रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से बदल सकते हैं, और इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। कंट्रोल मतलब एक सर्किट में एसी फ्लो कर रहे हैं उसको चोक कोयल हालांकि सिलेबस में नहीं है हमारे, इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू डीसी। डीसी में जहां पावर लॉस बहुत होता है, एसी को दूर तक भेजने में पावर लॉस इतना नहीं होता। हम इजीली ट्रांसफॉर्मर लगा के वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं और हम दूर तक भेज सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, अल्टरनेटिंग करंट के ओवर डीसी करंट। अब थोड़ा सा डिवाइसेस में आपको बता रहा था तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि इससे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में कुछ मिल सकता है। देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर करने वाला होता है तो उसको हम एसी एमीटर या एसी वोल्ट मीटर बोलते हैं। चलिए सर, ये तो पता है। इन सब इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, इसलिए इनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों, आपको याद होगा क्योंकि ये जो डिवाइस है ये आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। और आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन कैसे बनाई थी, याद हो आपको, हमने कहा था भाई टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि चाहे करंट एक वायर में ए से बी जाए या बच्चों बी से ए जाए, दोनों ही केसेस में हीट तो बनेगी, इसलिए हीट को मेजर करके या हीटिंग इफेक्ट पे बेस ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे कंपैरिजन कर रखा है नेम इंस्ट्रूमेंट का, किस पे बेस्ड है, क्या काम करते हैं। देखो, डीसी और एसी का मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं डीसी मीटर के तौर पे करंट मेजर करने के लिए, और यहाँ पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। आपको याद हो, मैग्नेट के बीच में कोयल रखते हैं, करंट उसमें फ्लो करता है तो टॉर्क लगता है, और ये आपका हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। ये हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, ये एवरेज आपकी आरएमएस करते हैं। सोचो ये एवरेज मेजर कर रहे हैं तभी तो ये रीडिंग 0 दिखाएंगे एसी के लिए, लेकिन ये आरएमएस दिखाता है, ठीक है। किस यूज करते हैं किस रिफ्लेक्शन में, एसी सर्किट जैसे लगाते हैं वो 0 रीड करता है क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 होती है, मुझे पता है। ये एसी डीसी दोनों के लिए काम कर सकता है प्रॉपरली, लेकिन आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। डिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड करता है, जितना इंस्ट्रूमेंट में करंट ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन हीट पे डिपेंड करता है। और आपको याद हो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, तो यानी जो डिफ्लेक्शन है वो I² पे डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे या जो स्केल देखोगे ना इन इंस्ट्रूमेंट में, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, लीनियर है, इक्वल गैप है, लेकिन यहाँ लीनियर नहीं होता। अगर 0 है, ये 1 है, उसके बाद गैप आपका जो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये I² पे डिपेंडेंस है, तो इसलिए 1 आपका 1/4 9 इस रेशो के अंदर स्केल मिलता है आपका।
इसमें यूनिफॉर्म सेपरेशन होती है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म सेपरेशन होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और एक ये वाला क्लियर होना चाहिए कि कितनी वैल्यू शो करता है ये। ओके, एक क्वेश्चन और है, एक लाइट बल्ब है जिसकी पावर आपको गिवन है बच्चों, दे रखा है 100 वाट, और आपको बोल दिया भाई 220 वोल्ट पे इसको हमने लगा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला कि रेजिस्टेंस बताओ एक तो बल्ब का। ओके, फिर बोला पीक वैल्यू भी बताओ। पीक वैल्यू मतलब आपसे वी नोट भी पूछ लिया। तो ये कौन सी वैल्यू दे रखी है? अरे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कुछ ना लिखा हो तो समझ लो आपको आरएमएस वैल्यू गिवन है ये। ठीक है, फिर आपसे बोला लास्ट में आरएमएस वैल्यू बल्ब की बताओ करंट की, ये तो वोल्टेज की गिवन है। तो जो जो चीज गिवन है मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो पावर इंस्ट्रूमेंट की गिवन है 100 वाट, देखो पावर का यूज होगा। फिर आपको गिवन है वी आर एम एस कितना है 220 वोल्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, आपसे बोला रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, हमेशा याद रखना मुझे अगर रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस तो बहुत इजीली निकल जाता है। अब पावर के कई फॉर्मूले होते हैं, आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर भी होता है, आपने वी स्क्वायर आर भी पढ़ा है, आपने वी आई भी तो पढ़ा है। अब वोल्टेज गिवन है आर निकालना है, तो ये दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो पी जो है वो वी स्क्वायर बाय आर है, तो यहाँ से जो आर आया वो हमारा आया वी स्क्वायर बाय पी। वी आपको 220 दे ही रखा है, इसका स्क्वायर किया, पावर आपको 100 दे ही रखा है, इसको सोल्व करो 484 ओम रेजिस्टेंस आ गया। फर्स्ट पार्ट इजी था। सेकंड बोला पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, तो हमें पता है जो भी वी आर एम एस होता है वो 1/√2 इंटू पीक वैल्यू होता है। तो हमारे पास जो पीक वैल्यू आया वो क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाई वी आर एम एस आया, और √2 होता है 1.41 मल्टीप्लाई बाई आपका वी आर एम एस कितना है 220। ये तो हमने सोल्व भी किया था, तो 311 वोल्ट हमारा आ गया। अब सी पार्ट में हमसे बोला आर एम एस वैल्यू करंट की, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाओ। अगर मुझे वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू गिवन है, मैं करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अगर ये नहीं निकालना तो P इज इक्वल टू वी आई से भी निकाल सकते हो, बट ध्यान रखना अगर ये आरएमएस है तो ये भी आरएमएस निकलेगा। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं। तो आई आर एम एस जो आएगा वो वी आर एम एस कितना है आपका 220 और डिवाइड बाई 484, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा बच्चों 0.454 एम्पियर। अच्छा, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई है, तो अगर ये आर एम एस है तो आई भी आर एम एस वाला होगा, तो आई आर एम एस आ जाएगा पावर बाय वी आर एम एस। पावर आपका 100 है, वी आर एम एस आपको बच्चों कितना गिवन है 220, इसको भी सोल्व करो 0.54 आपका आ जाएगा। ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, ये सेम आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन पीएमटी में आया था बहुत साल पहले, लेकिन ये हमारा एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। साइनसोइडल एसी है, आरएमएस वैल्यू को मैं इससे लिख रहा हूँ, पीक वैल्यू को इससे लिखता हूँ, इनमें रिलेशन बताओ। भाई तुम्हें पता है आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 होता है ना, तो हमारी आरएमएस वैल्यू का ऑप्शन नंबर डी। अगर यही एवरेज का पूछता तो आई एवरेज क्या होता, तो होता आपका 2/π टाइम्स किसके, पीक वैल्यू के होता। चलिए इसका आंसर तो ऑप्शन डी था, ऑप्शन नंबर डी।